कैसे हो आप सब बच्चों। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा चौथी के लिए उनके हिंदी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर, इस कहानी पर ये वीडियो आधारित है। इस कहानी में हमें नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च या दांडी यात्रा का वर्णन यहाँ पर मिलेगा। इस कहानी को लिखने वाली लेखिका का नाम है सुभद्रा सेनगुप्ता। वो एक बंगाली हैं और उन्होंने बांग्ला में इस कहानी को लिखा था, या इस लेख को उन्होंने लिखा था, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट हुआ, और अनुवादक का नाम है मनीषा चौधरी। तो आइए हम अब इस कहानी को पढ़ते हैं। अध्याय 9 स्वतंत्रता की ओर। ये कहानी गांधी जी के बारे में है और उनके साबरमती आश्रम के बारे में है। गांधी जी का साबरमती आश्रम उनके जन्म स्थान गुजरात में ही साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। और ये साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद के पास ही है। तो चलिए आइए कहानी को पढ़ते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। तो ये सब बातें धनी मन ही मन बड़बड़ा रहा था। धनी कौन था और वो आश्रम में क्या कर रहा था? इसका जवाब आपको आगे की पंक्तियों में मिलेगा। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। ये जगह खास थी यानी विशेष था। ये जगह थी अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे, गांधी जी से मिलने आते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का साथ देने आते थे। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी या बापू कहकर भी बुलाते हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। आप लोग तो ये बातें जानते ही हैं। तो उस समय गांधी जी की तरह कई सारे लोग ऐसे थे जो गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे थे और वे भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, गांधी जी का साथ दे रहे थे। जब ये लोग आश्रम में ठहरने आते तो ये लोग गांधी जी की तरह ही चरखे पर सूती का कपड़ा यानी बनाते थे, यानी खादी का सूत काटते थे, यानी खादी के धागों से कपड़ा बनाते थे, वीव करते थे। साथ ही गांधी जी के साथ मिलकर भजन गाते थे। गांधी जी के प्रिय भजन तो हैं ही, वैष्णव जन को या फिर रघुपति राघव राजाराम, ये 2 गांधी जी के बहुत ही प्रसिद्ध भजन हैं। और ये लोग भजन गाने के अलावा भी गांधी जी के प्रवचन या उनके भाषण सुनने या उनसे बातें करने आते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम अवश्य ही करना पड़ता था। यहाँ सभी कामों को समान रूप से सम्मान किया जाता था
और इसीलिए गांधी जी का मानना था कि हर इंसान को हर तरह का काम आना चाहिए। अब साबरमती आश्रम इतना बड़ा था और वहाँ रहने वाले लोग भी कई सारे थे, इसलिए उन्होंने कामों को बांट लिया था। कोई खाना पकाता था, कोई बर्तन धोता था, ठीक है, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना, सब्जी उगाना, ये सारे काम आश्रम में किए जाते थे, सिखाए जाते थे। धनी का काम था कि वो आश्रम की एक बकरी बिन्नी की देखभाल करे। इसके अलावा धनी को और कोई काम नहीं था, क्योंकि वो 9 साल का छोटा बच्चा था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम बहुत पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी ने बिन्नी को हरी हरी घास खिलाई और बिन्नी के पानी के बर्तन में पानी डाला। उसके बाद वह बिन्नी से बोला, कोई बात तो ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। योजना यानी प्लान, ठीक है, कोई योजना बन रही है ज़रूर। योजना का मतलब होता है कोई रूपरेखा, कोई प्रबंध। मैं सब समझता हूँ। अब बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की सारी बातें समझ रही हो। अब धनी को भी भूख लग गई थी। अब बिन्नी तो कूदती फांदती हुई जा रही थी। धनी बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ गया, यानी आश्रम के रसोई की तरफ। वहाँ धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, क्योंकि उस समय अंगीठी में खाना पकाया जाता था चूल्हे पर, ठीक है, तब गैस स्टोव का इतना चलन नहीं था। और चूल्हा फूंकते हुए पूरा कमरा धुएं से भर गया था और अम्मा को भी खांसी आ रही थी। धनी अपनी माँ को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने माँ से पूछा, अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए उसकी माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब धनी ने और भी सवाल करने शुरू कर दिए। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? माँ ने बताया कि समुद्र के पास कहीं वो जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो धनी, जाओ यहाँ से, अम्मा जरा गुस्से से बोली। उन्होंने कहा कि पहले मुझे खाना पकाने दो, वरना देर हो जाएगी। अब धनी सब्जियों की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ पर बूढ़ा बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे। बिंदा चाचा को देखते ही वह बिंदा चाचा के पास बैठ गया और बोला, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा चाचा ने सिर हिलाकर मना किया। उनके कुछ बोलने से पहले ही धनी व्याकुल होकर, उतावला होकर पूछने लगा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा चाचा ने खोदना यानी आलू निकालना रोक दिया और कहा कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बिन्नी को बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी मिलकर गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह पर समुद्र के पास जाकर पहुंचेंगे।
गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना वे लोग पैदल चलेंगे और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी सुनकर चौंक उठा और बोला, नमक? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। बिंदा हंसकर बोला, हाँ मुझे मालूम है, पर महात्मा गांधी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? यानी गांधी जी यूं ही कभी यात्रा करने नहीं निकल पड़ते। अगर कोई बात उनके मन के मुताबिक नहीं होती तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए ही वे प्रदर्शनी, रैली या जुलूस निकालते हैं या यात्रा पर निकलते हैं। बिंदा की बात सुनकर धनी बोला, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सके और भारत आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। अब इस बात का जवाब देने के लिए बिंदा बोला, बिल्कुल धनी, ये समझदारी वाली बात ही है। क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर लगान, कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स, लगान। अच्छा, धनी तो एकदम हैरान रह गया सुनकर। अब बिंदा ने बताया, नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर, हर एक भारतवासी को ये कर देना पड़ता है। तो ये बातें बिंदा ने धनी को समझाई। तब धनी बोला गुस्से से, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। सरासर यानी एकदम, अन्याय यानी नाइंसाफी है। धनी गुस्से में उसकी आंखें चमक उठी, उसकी आंखों में गुस्सा था। हाँ, ये अन्याय है, बिंदा बोला। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी पाबंदी है। भारत के लोग खुद नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को ये टैक्स हटाने को कहा, पर ब्रिटिश सरकार ने ये बात ठुकरा दी। महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। इसलिए महात्मा गांधी ने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, क्योंकि नमक तो समुद्र के खारे पानी से ही बनता है ना। जब समुद्र का पानी वाष्पीभूत होकर ऊपर चला जाता है तो बाकी जो बचता है वही नमक है। एक महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो तब थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से भी तो जा सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं? बिंदा बोला, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर यानी दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर अखबारों में फैल जाएगी, रेडियो पर भी इसकी सूचना दी जाएगी, अखबारों में रिपोर्ट लिखी जाएगी, फोटो खींची जाएगी और अखबारों में चित्र आएंगे और देश विदेश में हर जगह सबको पता चल जाएगा कि भारत के लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इससे भारत सरकार, यानी तब भारत की सरकार कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात होगी। सभी लोग उनकी निंदा करेंगे। तो यही योजना थी गांधी जी की। तो योजना के अनुसार गांधी जी की फोटो अखबार में छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी, पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें एकदम खुशी से चमक उठी। बिंदा ने हंसकर कहा,
हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखे पर खादी का सूत काट रहे थे। धनी ने सीधे काम की बात पूछी। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? पिताजी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। धनी ने कहा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तब पिताजी ने कहा, उसको समझाया कि बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान लोग ही जा रहे हैं, यानी जो युवा है वो युवा वर्ग ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली, यानी जिद पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं आपसे द्रुत गति में दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े ही धीरज के साथ उसको समझाया कि सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धनी बोला, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चला गया। गांधी जी तो बड़े ही व्यस्त आदमी थे, हमेशा किसी न किसी काम में या मीटिंग में व्यस्त रहते थे, सभा करते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान थोड़े ही था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा, और वो समय था रोज सुबह, क्योंकि उस समय गांधी जी आश्रम में पैदल घूमा करते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी एकदम बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकल पड़ा। गांधी जी गौशाला में यानी काऊ शेड में गायों को देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा चाचा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर गए और बरामदे में बैठकर चरखे के पास बैठ गए वो। और फिर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई गांधी जी के पास चली गई। गांधी जी ने धनी से उसका नाम पूछा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? गांधी जी ने बिन्नी की तरफ इशारा करते हुए धनी से पूछा। धनी ने बताया, जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं, क्योंकि गांधी जी बकरी का दूध पिया करते थे और उनका मानना ये भी था कि बकरी का दूध पीने से हमें कभी भी कोई सांस की बीमारी नहीं होती, एज़मा या दूसरे ब्रीदिंग ट्रबल्स नहीं होते। बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है इंसान को। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, यानी आप जिस बकरी का दूध रोज पीते हैं उस बकरी की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो धनी बहुत गर्व महसूस कर रहा था। गांधी जी बोले, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? धनी थोड़ा घबराया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? अब उसने हिम्मत करके कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। धनी भी अड़ गया, यानी जिद पकड़ ली, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। अब कुछ सोचकर गांधी जी धनी से बोले, हाँ ठीक है, ठीक बात कह रहे हो, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे
तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत फिर से लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया और गांधी जी से कहा, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। गांधी जी ने प्यार से उससे कहा, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी झट से बोला, जी हाँ, करूँगा। बिन्नी और मैं यहीं रहेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये थी कहानी स्वतंत्रता की ओर, जिसके लेखक का नाम है सुभद्रा सेन गुप्ता, लेखिका हैं, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने, वे भी एक लेखिका है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको बार बार देखिए और अध्याय को, पाठ को खुद पाठन और वाचन कीजिए पाठ का।